कर सकते हैं आप। प्रोबायोटिक्स का यूज है क्या यहाँ पे गट हेल्थ के लिए? मैं समझ नहीं पाया सॉरी। गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स का कोई रोल है क्या? सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। कोई बात नहीं। बार बेंडिंग शेड्यूल जानते हैं? जी मैम। बताइए क्या है? इसमें जो भी डिजाइन के अकॉर्डिंग जो बार का एक कितने बार किस पोजीशन में लगने हैं, उसकी क्या बेंडिंग पोजीशन है कि उसका डिजाइन के अकॉर्डिंग उसका एक बनाया जाता है ताकि बार का वेस्टेज कम जाए। उसका कटिंग प्रोसेस में उसका वेस्टेज कम जाने का और इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। ओके। क्योरिंग प्रोसेस का क्या पर्पस है सिविल में? जैसे मैम अगर हम कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग के प्रोसेस में हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो वैसे केस में अगर हम पानी उसमें नहीं डालेंगे, क्योरिंग नहीं करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण क्रैक आने हो जाएंगे, जैसे क्रैक आ सकते हैं। तो इसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्यूरिंग करते हैं मैम। कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम इसका प्रैक्टिकल बता दीजिए, एग्जांपल्स कुछ दिख रहा हो आपको? जैसे जी मैम, जैसे अगर हम स्लैब का कंक्रीटिंग करते हैं अपने घरों में छत का, तो वैसे में अगर आप कंक्रीटिंग करने के प्रोसेस के बाद अगर आप उसका क्यूरिंग नहीं करते हैं तो उसमें आप क्रैक देखे जाते हैं मैम अक्सर। और बहुत जगह देखे गए हैं, जैसे पियर वेयर में भी मैम अपना घर के कॉलम में भी मैम इसमें क्यूरिंग करना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो उसके क्रैक होना और बकल कर जाना, फेल्योर हो जाना उसमें देखा जाता है। ओके। पीसीसी एंड आरसीसी सुना आपने? जी। क्या है? पीसीसी मेनली मैम प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है जिसमें कि हम लोग रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहीं पे आरसीसी में अगर देखा जाए तो उसमें हम लोग पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अलावा उसमें रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करके उसको कंक्रीट का मिक्स डिजाइन तैयार किया जाता है। ओके। आपने सर्विस कहाँ पे करी है? मैंने मैम महाराष्ट्र में सर्विस किया है, जालना डिस्ट्रिक्ट में। किस सेक्शन? किस सेक्शन पे? अपने सिविल के किस सेक्शन में? हाईवे इंजीनियर के तौर पे काम किया है, जिसमें रोड का कंस्ट्रक्शन होता है। तो उसमें दो सेक्शन होते हैं, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर और एक हाईवे इंजीनियर। स्ट्रक्चर वाले मेनली ब्रिज और कलवर्ट और ये सब का डिजाइन करते हैं, ये मतलब काम करते हैं। और हाईवे वाले जो रोड का होता है उसमें काम देखते हैं। अच्छा। हनी कॉम्बिंग जानते होंगे आप फिर तो। जी मैम। बताइए क्या है? इसमें और हनी ये कंक्रीट के लिए डेंजरस कॉम्बिंग कैसे है? में ये होता है मैम। हम्म। जी मैम, हनी कॉम्बिंग में ऐसा होता है कि कंक्रीटिंग के प्रोसेस में जब हम कंक्रीट डालते हैं तो उसमें एयर वाइड रह जाने के कारण जब फिर उसका कटरिंग हटाया जाता है तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो साइड की तरफ दिखते हैं और वो उसका स्ट्रक्चर है, तो मतलब जो छत्ता होता है वैसा दिखता है, तो उसके उसी के कारण उसको हनी कॉम्बिंग कहा जाता है। इससे और प्रिवेंशन इसका के लिए क्या कुछ सबसे किया बड़ा जाए? दुष्प्रभाव ये होता है, प्रिवेंशन के लिए मैम सबसे पहले तो जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उसका स्लम्प का चेक आवश्यक है कि वो डिजाइन के अकॉर्डिंग हो। और दूसरा कि जब हम कॉम्पैक्शन कर रहे होते हैं तो प्रॉपर वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो मिक्स है उसमें फाइन एग्रीगेट का प्रोपोजिशन चारों तरफ अच्छी तरह से हो, जिससे हनीकॉम्ब को प्रिवेंट किया जा सकता है। सीपीएम एंड पॉड सुना है आपने? क्रिटिकल पाथ मेथड जी मैम, कॉलेज में पढ़ा क्या था, होता अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। है? ओके। अभी कुछ करंट पढ़ा आपने? जी, मैं पढ़ रहा हूँ पेपर पे, तो रोज ही देख रहा हूँ, आज थोड़ा नहीं देख पाया। चलिए कल ही की कुछ न्यूज बता दीजिए मुझे, स्पेशली इंजीनियरिंग के क्षेत्र से। क्या डेवलपमेंट हुई है, कुछ ऐसा करंट में न्यूज में है?
ऐसे तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैम, मगर उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए तो फिर मैं उसको याद कर पाऊंगा मैं। चलो कोई आप जो आपने न्यूज़ पढ़ा वही मुझे बता दीजिए। मैंने पढ़ा नहीं है, आप ही न्यूज़ पढ़े हो तो बता दीजिए मुझे। मुझे अपडेट लेना है आपसे, मैंने मैम न्यूज़ आज भूल सबसे गई मैंने न्यूज़ पढ़ना। आप मुझे क्रिस्प में कल की न्यूज़ की पूरी अपडेट दे दीजिए। कल का सबसे ज्यादा तो मुख्यतः मैम न्यूज में रहा है जो अजीत पवार जी थे, उनकी एक्सीडेंट को लेकर के काफी ज्यादा न्यूज में रहा नेक्स्ट। है। तो और दूसरा मैम जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है लोकसभा में, तो उसको लेकर के भी काफी आर्टिकल देखने को मिलता है। नेक्स्ट। और एक न्यूज आज मैं ऐसे ही चलते चलते देखा तो उसमें दिखा था, हेडलाइन पे ही था, जो स्कूल में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के था, एक मैं हेडलाइन देख पाया था। आपको नहीं लगता है आपने अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करी, टॉपिक तो बहुत अच्छा है, कि अभी लोग बहुत अनअवेयर हैं इस बारे में। इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक अधिकारी के तौर पे आप क्या स्टेप्स लेंगे? आप जिले में डीएम हैं, स्कूल्स में आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए प्रमोट करना है कि नहीं, लोग अवेयर रहें, जी, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो इसको लिए मुझे स्कूल लेवल पे बच्चों को इसके बारे में जागरूक करना। जैसे देखा जाता है कि एक बच्चे दूसरे जो उनकी फीमेल फ्रेंड होती हैं, उनको इसके बारे में अलग टीज किया जाता है मैम, चिढ़ाया जाता है जब उनके साथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। तो इसके बारे में उनको अवेयर करके, शिक्षा दे करके उनको, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके बारे में अवगत कराना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि सोसाइटी के आने वाले समय में वही लोग, बच्चे आगे चल के पूरा सोसाइटी को सेव करेंगे। तो ये प्राइमरी लेवल पे सबसे ज्यादा जरूरी है करना। दूसरा कि सोसाइटी पे, ब्लॉक लेवल पे इसका एडवर्टाइजमेंट हॉस्पिटल में और कुछ सार्वजनिक जगहों पे पोस्टर वोस्टर लगा करके मैं इसको अवेयर करने के लिए काम करूंगा मैं। थैंक यू अवल जी। आपने इकोनॉमिक सर्वे का चर्चा किया, बताइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इकोनॉमिक सर्वे से निकल के आए हैं। इकोनॉमिक सर्वे से सर सबसे पहला पॉइंट जो को देखने को मिल रहा है, उसमें फिजिकल डेफिसिट के बारे में बोला गया है कि 4.4 है। एक ये पॉइंट मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। फिजिकल डेफिसिट 4.4 है, क्या है आगे ग्रोथ रहने का अनुमान जो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा बताया गया है, ग्रोथ रेट क्या रहेगा? जी सर, ग्रोथ रेट में टारगेट किया गया है कि रहने का अनुमान लगाया गया है सर, कि उसमें 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान लगाया गया है। 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान लगाया गया है। आप लगातार देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिसके कारण यूएनओ के प्रासंगिकता पे ही सवाल उठ गया है। उनके द्वारा अभी एक शांति विधेयक भी पेश किया गया, उसके बाद कमेटी भी बनाई गई है। तो मेरा सवाल आपसे है कि आज के दौर में खास करके अभी जो ये स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में यूएनओ की कोई भी प्रासंगिकता बची हुई है? जी सर, इसमें तो पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि यूएनओ की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, क्योंकि बहुत जगह जैसे अभी भी गाजा क्षेत्र में जो भी हेल्थ से रिलेटेड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे काम किया जा रहा है सर। और सूडान जैसे क्षेत्रों में भी पीस कीपिंग मिशन का पे काम किया जा रहा है सर यूएनओ के द्वारा। और अगर उसकी जैसे अभी देखा गया सर कि यूएस यूएन के लगभग 66 ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया, तो जिसके कारण थोड़ी सी प्रासंगिकता में उसकी कमी आई है, क्योंकि मेजर फंडिंग यूएन के कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो यूएस के द्वारा ही आता था। तो इसको ग्लोबल लेवल पे इसका यूएन का डिटोरिएशन को देखा जाता है सर। वीटो पावर भी केवल 5 देशों के पास है, क्यों 5 देशों के पास रहना चाहिए? सर सबसे पहला इसको मैं 5 देशों के पास ही वीटो पावर रहने को लेकर मैं सहमत नहीं हूँ। इसको
जैसे जैसे अगर पूरी दुनिया में पावर शिफ्ट होती है, तो जिम्मेदार जो देश हैं और उनके पूर्व में जो कार्य किए गए हैं उसको देखते हुए इसका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए सर। तो इस केस में जो 5 देश हैं, ऐसे में उन्हीं के पास पावर होना, ये मैं सही नहीं समझता हूँ सर। अभी सॉफ्ट पावर का काफी चर्चा हो रहा है कि लगातार किस देश का कितना सॉफ्ट पावर है, उसे डील करने में आसानी हो रही है। तो बताइए सॉफ्ट पावर होता क्या है? सॉफ्ट पावर सर मेनली कल्चरली और अपना स्पोर्ट्स या जो हेल्थ सेक्टर या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे कितना काम करता है कोई भी देश, उसको लेकर के देखा जाता है, माना जाता है सर कि सॉफ्ट पावर उसका उतना स्ट्रांग होता है जो भी कंट्रीज में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसको लेकर के इसकी सर सबसे बड़ी बात ये है कि इसको सॉफ्ट पावर पावर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर इससे आपका फॉरेन जो डिप्लोमेसी है उसमें डील से रिलेटेड या कोई भी तरह किसी भी तरह का एग्रीमेंट या किसी भी कंट्री से आपका डील साइन करने में वो एक सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर ये एक इफेक्ट डालता है सर। इफेक्ट डालता है ये। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ की एक उप मुख्यमंत्री बनी है, वो महिला बनी है। उसका नाम क्या है? जी सर। सर उनका नाम सुनेत्रा पवार है सर। श्रीमती सुनेत्रा पवार जी अभी वहाँ की उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। जी आपको क्या लगता है कि जो एनसीपी के दोनों धड़े हैं, जी उसे एक हो जाना चाहिए अब? सर ये वो आखिर दोनों की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होती है सर, वो एनसीपी का एक ही है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल कारणों के कारण वो अपनी अपनी एक अलगाव होने के कारण अलग हो गए। तो इसमें एक हो जाने का सर वो एक तो एक उनका जो लीडरशिप है उनके थॉट प्रोसेस से जाता है सर। इसमें सिचुएशन अभी वैसा बन रहा था, लेकिन फिलहाल तो अभी वैसा इनका उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के कारण अभी वैसी कोई दिख नहीं रही है। जमींदारी व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? सर जमींदारी व्यवस्था में ये देखा जाता था कि किसी एक पार्टिकुलर आदमी को उस इलाके का पूरा जमीन से रिलेटेड जो भी उनका टैक्स होता है उसको लेकर के उनको पावर दे दिया जाता था कि कलेक्शन का। तो वो काफी एक जो फार्मर्स हुआ करते थे उनके ऊपर बर्डन बन जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सर उनको जो उनके एग्रीकल्चरल फील्ड हुआ करते थे या सिंचाई से रिलेटेड जो क्षेत्र होते थे उसमें भी टैक्स जब वो कलेक्ट करते थे उसके लेकर के भी काम बहुत किया करते थे, जिससे लैंड तो फिर डेवलपमेंट क्या का भी अंतर है काम होता था। जमींदारी व्यवस्था में और रैयतवाड़ी व्यवस्था में? मूल रूप से क्या अंतर था? सर जमींदारी में मेनली सर जमींदार जो भी एक बड़े लोग हुआ करते थे उनके तो टैक्स कलेक्शन का अधिकार था, लेकिन रैयतवाड़ी में सर क्या होता था कि जो जो फार्मर जो किसान जो जमीन पे उतर के काम करते थे उन्हीं को टैक्स पे करना होता था जा करके गवर्नमेंट को। तो डायरेक्ट बीच में कोई लिंक नहीं था, तो जिसके कारण रैयत अपना इसमें सर अपने लेवल पे ही लैंड डेवलपमेंट का काम किसानों के किया करते परिप्रेक्ष्य से थे। अगर देखा जाए तो दोनों व्यवस्था में से कौन सा व्यवस्था ज्यादा बेहतर था? सर तो ऐसे केस में तो सर रैयत वाली व्यवस्था ही ज्यादा सुटेबल लगती है, क्योंकि वो अपने अनुसार फसल उपजाना और उसके ऊपर एग्रीकल्चरल फील्ड पे डेवलपमेंट का या उसका फर्टिलिटी या इरिगेशन से रिलेटेड कोई भी काम करना होता था तो वो खुद कर पाते थे सर। मेरा ये प्रश्न पूछने का कारण है कि जो आप महाराष्ट्र में भी काम किए हैं, आप बिहार को भी जानते हैं, बिहार सिविल सर्विसेज में आप आना भी चाहते हैं। एक जगह जमींदारी व्यवस्था था, एक जगह रैयत बड़ी व्यवस्था था। तो दोनों जगह के किसानों पे दोनों व्यवस्थाओं ने कुछ ऐसा असर डाला था कि एक जगह के किसान ज्यादा गरीब हैं, एक जगह के किसान अमीर रह गए? इन दोनों व्यवस्थाओं का कुछ योगदान रहा है क्या ऐतिहासिक रूप से? ऐतिहासिक रूप से सर देखा जाए तो बिहार में बड़े बड़े जो जमींदार हुआ करते थे पहले
तो उसका प्रभाव इधर अब आज़ादी के बाद तक देखा गया कि कुछ, और अभी भी कुछ क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो जो उस वक़्त के ज़मींदार हुआ करते थे, उनके पास लैंड होल्डिंग आज भी अच्छी खासी है। लेकिन रैयतवाड़ी में ये सिस्टम जो महाराष्ट्र में है, उसमें अभी उस वक़्त का प्रभाव अभी बहुत कम देखने को मिलता है। हालाँकि अभी बहुत सारे ऐसे जो फार्मर हैं जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, तो ये एक मुझे प्रभाव दिखता है सर। एक अंतर और देखने को मिलता है जब आप दोनों सोसाइटी को देखेंगे कि महाराष्ट्र के फार्मर काफ़ी अमीर हैं, बिहार के किसान उतने अमीर हैं भी नहीं। लेकिन फिर भी आत्महत्या का दर महाराष्ट्र के फार्मर में ज़्यादा है, बिहार के फार्मर में बहुत कम है, क्यों? जी सर, महाराष्ट्र में बहुत सारे फार्मर मैं देखा हूँ सर, जैसे पूना के कुछ ज़िले हैं, अहमदनगर के कुछ क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि वहाँ के फार्मर काफ़ी अमीर हैं, उनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तो उसके पीछे कारण है सर कि उनका वो क्षेत्र में ज़मीन जो है वो काफ़ी उपजाऊ है और इरिगेशन की सबसे बड़ी सुविधा बहुत अच्छी है, जिसके कारण उनका और सर ईज़िली मार्केट अवेलेबल बगल में होना पूना जैसे शहर का, तो जिसके कारण उनका काफ़ी ज़्यादा और कैश क्रॉप पे भी वहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है, जैसे शुगर केन हो गया सर, कॉटन हो गया। उस वैसे क्षेत्र में बिहार में अगर देखा जाए तो वहाँ पे कैश क्रॉप की कमी है और यहाँ पे सर जो रेगुलर फ्लड आ जाना जिसके कारण काफ़ी इसका नुकसान हुआ है सर। हालाँकि जो सुसाइडल है सर वो कुछ महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे लातूर हो गए सर, जालना के भी कुछ क्षेत्र में अक्सर देखे जाते हैं कि फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। उसके पीछे कारण है सर कि जो वहाँ का डेप्थ ट्रैप है कि वहाँ का जो और सॉइल भी वहाँ की जो जिस क्षेत्र का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फर्टिलिटी काफ़ी कम है। उनको सर अलग से ब्लैक सॉइल उनके रेड सॉइल के ऊपर जो काफ़ी पथरीली है, उसके ऊपर डालना पड़ता है उसको उपजाऊ बनाने के लिए। तो उसमें भी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और पानी का सबसे बड़ा सर अभाव होना, लातूर जैसे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अभाव होता है सर, जिसके कारण सर सुसाइड ज़्यादा करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो अव्वल जी। जी मैम। वैसे तो आपके नाम में भी है अव्वल, इंटरव्यू भी आपका अव्वल दर्जे का ही रहा। थैंक यू। आप बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहाँ ज़रूरत लगी इम्प्रूवमेंट की? कहीं मुझे ऐसा मैम महसूस सबसे हुआ? पहला जी मैम, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं करंट को रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, जब ऐसे पूछा जाता है कि आप पूरा एक बताइए, क्योंकि वो घटना मैं पढ़ा रहता हूँ, लेकिन जब वो उसका सब हेडिंग याद नहीं रहता है, जिसके कारण मैं बोल नहीं पाता हूँ कि क्या-क्या पढ़ा हूँ। हाँ, तो इस पे चूँकि हम मुझे काम करने की इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो थोड़ा-सा स्पेसिफिकली जो अभी करंट में क्या इंजीनियरिंग क्षेत्र में कुछ नया चल रहा है, तो एक आध न्यूज़ आइडिया रहना चाहिए। ठीक है? तो करंट में थोड़ा अभी एफर्ट लगाना है, थोड़ा एफर्ट लगाएँगे तो बहुत स्मूथली आप इंटरव्यू दिए हैं, बहुत स्मूथली। कहीं पे भी आपका बहुत अप एंड डाउन ऐसा महसूस नहीं हुआ। हर एक सब्जेक्ट से सर ने भी इतने क्वेश्चन्स किए, मैंने भी आपको सिविल से लिया, आपके जो आपकी हॉबी है उससे कोशिश किया, करंट से कोशिश किया। तो आपका सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत स्मूथ रखते हैं चीज़ों को, एकदम स्टेबल जैसे आंसर आना चाहिए। तो कहीं अगर न कहीं अगर थोड़ा भी कंटेंट रहता आपके पास करंट में, तो आप दे देते। जी मैम। आपके पास था नहीं। तो वहाँ एक थोड़ी लैग लगी, ठीक है? तो उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ आप एक बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितना भी समय है करंट को और बेहतरीन करने में दिया जाए। थैंक यू। कब इंटरव्यू अव्वल? 18 फरवरी को है। 18 को इंटरव्यू है। काफ़ी सुधार हुआ है पहले के मुकाबले। यही करंट का मामला है, इसको आप अच्छे से देखें क्योंकि कुछ भी पूछा जा रहा है, 2-4 न्यूज़ भी ठीक से आप नहीं बता पा रहे हैं। ये एक ही कारण से हो रहा है कि जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसे ढंग से रिकॉल नहीं करते हैं। आप पढ़ें किसी चीज़ों को, उसको रिवाइज़ करें, उसको रिकॉल करने का प्रयास करें, तभी आप बोल पाएँगे पॉइंट बाय पॉइंट। अदरवाइज़ बोलने में परेशानी होगी। जी सर। ठीक है, इस पे काम तो करना है। वही पॉइंट में ही इशू हो रहा था सर कि टॉपिक पढ़ा हुआ है सर, वो याद भी है, अगर सामने से कोई बोल दे तो फिर मैं बता दूँगा। लेकिन कि इसमें एक्चुअली सामने से हर बार हिंट आपको नहीं ना मिलेगा कि आप इकोनॉमिक जी, सर्वे बताइए, फिर उसका ग्रोथ रेट बताइए, तब हम पूछेंगे ग्रोथ रेट, तब आप 6.8 टू 7.2 बोलेंगे। तो ये हर बार हिंट इंटरव्यू में मिलने का गुंजाइश नहीं रहेगा। इसलिए आप अपनी तरफ से जी कितना सर। प्रोड्यूस कर पाते हैं, यही आपकी इंटरव्यू होगी। इसलिए आपको इस पे काम करना ही होगा। आपका परफॉर्मेंस बेटर है, मॉक वगैरह
बहुत अच्छा दे रहे हैं, अब आप सही कर रहे हैं, बस आपको अपने कंटेंट पे काम करना है, कंटेंट में जो कमी है उसको काम कीजिए, अच्छा इंटरव्यू दे करके चले आइएगा, ठीक है? आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। थैंक यू। बिल्कुल, जो ठीक। आप करंट में पढ़े ना, तो उस पे 2-4 लाइन पॉइंट याद कर ले कि हाँ, ये अगर इस न्यूज़ को मुझे बताना होगा, मैं कैसे बताऊँगा? तो मैं पहले हेडलाइन दूँगा, उसके बाद ये 2-4 पॉइंट कवर कर लूँगा। तो इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में टॉपिक्स तैयार कर लीजिए। ठीक है? करंट के। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। बाबा साहेब। थैंक यू। वेलकम साहब जी। वेलकम। थैंक यू मैम।